हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 60। सोमी चीजू की बात से नाराज होकर दादू खाने की टेबल से उठकर चले गए। हालांकि सब जानते थे दादू का गुस्सा बस पल भर का था। दादी माँ ने सबको खाना खाने को कहा। सोमी चीजू ने खाना खाया और किचन में आकर राधा के पास खड़े हो गए। मौसी जी, एक प्लेट खाना लगा दीजिए, सोमी चीजू ने कहा। वो नीचे आकर खा लेगा सोमी जी, आप परेशान मत होइए, राधा ने कहा। मौसी जी, इतना सब कहने के बाद आपको लगता है वो नीचे आएगा? लाइए मैं उसके लिए खाना लेकर जाता हूं, सोमी चीजू ने कहा। राधा ने सुना तो सोमी चीजू की तरफ पलटी और कहने लगी, समझ नहीं आता ये बाप बेटे के बीच की दीवार कब खत्म होगी। उसकी चिंता मत कीजिए मौसी जी, दीवार गिराने का इंतजाम मैंने कर दिया है, सोमी चीजू ने जल्दबाजी में कहा। मतलब? राधा ने असमझ की स्थिति में कहा। अरे कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि हम सबके प्यार और विश्वास से देखना ये दीवार भी गिर ही जाएगी, सोमी चीजू ने बात बदलते हुए कहा। राधा फीका सा मुस्कुराई और अक्षत के लिए प्लेट में खाना लगाकर दे दिया। उन्होंने प्लेट सोमी चीजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन दिनों उसके पिता कितने कठोर हो गए हैं। कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? मौसी जी, ज्यादा मत सोचिए, एक बाप ने उसे फटकार लगाई तो क्या हुआ, ये दूसरा बाप उसे प्यार से 2 निवाले खिला देगा। आखिर वो भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, सोमी चीजू ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। उनके अलावा भी अक्षत को समझने वाला इस घर में कोई है, ये जानकर ही उनका दिल भर आया। सोमी चीजू उनकी आंखों में आई नमी को देख न ली, सोचकर राधा पलट गई और दूसरा काम करने लगी। सोमी चीजू खाने की प्लेट लेकर ऊपर आए। देखा अक्षत बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। सोमी चीजू ने हॉल में सोफे के सामने पड़ी टेबल पर खाने की प्लेट रखी और खुद अक्षत की तरफ चले आए। उन्होंने देखा अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बाएं हाथ की कलाई में प्लास्टर बंधा था और वह दाएं हाथ से अपनी सिगरेट पी रहा था। अक्षत को एहसास ही नहीं हुआ कि पिछले 10 मिनट से सोमी चीजू उसके बगल में खड़े होकर उसे देख रहे हैं और इसी बीच अक्षत 2 सिगरेट पी चुका था और जैसे ही तीसरी सिगरेट होठों के बीच रखी, सोमी चीजू ने सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा, जिनके सीने में आग हो वो सिगरेट से दिल नहीं चलाया करते। सोमी चीजू के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी से उसने उनकी तरफ देखा, क्योंकि ये बात अक्षत से मीरा कही थी और उसके बाद अक्षत ने कभी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया। उसने सोमी चीजू की तरफ देखकर कहा, ये लाइन आपसे किसने कही? है हमारी भी कोई खास जो ऐसी अच्छी बातें किया करती है? वो छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और खाना खाने नीचे क्यों नहीं आए? सोमी चीजू ने बात बदलते हुए कहा। अक्षत ने गर्दन घुमाई और सामने देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, ये बातें कहीं और बनाना, खाना लेकर आया हूं, चलो आओ खा लो, सोमी चीजू ने कहा और सोफे की तरफ चले आए। अक्षत कुछ देर बालकनी के पास रुका और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। सोमी चीजू बगल वाले सोफे पर बैठे थे। उन्होंने खाने की थाली से प्लेट हटाई और अक्षत की तरफ खिसका दी। अक्षत ने एक निवाला तोड़ा, लेकिन उसे प्लेट में ही घुमाता रहा। वो निवाला उसके मुंह तक न जा सका। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई और आंखों में नमी तैर गई। सोमी चीजू ने देखा तो कहा, क्या हुआ, खाओ ना। ऐसा हमेशा मीरा मेरे लिए किया करती थी। जिस रोज मैं खाना नहीं खाता था, वह मेरे लिए एक प्लेट सबसे छुपा कर खाना लाया करती थी। वो मेरे लिए खाना लाना कभी नहीं भूलती थी। कहते हुए अक्षत की आंखों में ठहरी आंसुओं की बूंदें थाली में आ गिरी। सोमी चीजू ने देखा तो उनके दिल में एक टीस उठी। उन्होंने अक्षत की तरफ देखा और कहा, मीरा की बहुत याद आती है ना? सोमी चीजू अक्षत के मन का हाल न जान ले सोचकर अक्षत जल्दी जल्दी निवाले खाने लगा, जिससे खाना गले में अटक गया और वह खांसने लगा। सोमी चीजू ने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, ऐसा कभी हुआ है कि खाना खाया हो और गले में ना लगा हो? लो, पानी पी लो।
अक्षत ने पानी का ग्लास लिया और पीकर टेबल पर रख दिया। वह खामोशी से खाना खाते रहा और फिर उठकर हाथ धोने चला गया। सोमी जीजू अपने सोफे से उठकर बड़े सोफे के किनारे आ बैठी। अक्षत वापस आया तो देखा सोमी जीजू उसके सोफे पर बैठे हैं। वह उनसे दूरी बनाकर दूसरे किनारे पर बैठ गया। कुछ देर दोनों खामोश रही और फिर अक्षत ने कहा, आपको पापा के खिलाफ जाकर मेरे लिए खाना नहीं लाना चाहिए था। तुम्हारे अच्छे के लिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता हूं, फिर मौसा जी क्या चीज है? सोमी जीजू ने बेपरवाही से कहा। अक्षत मुस्कुरा दिया। इस घर में मीरा के बाद सोमी जीजू ही थी जिनसे अक्षत इतना करीब था। सोमी जीजू ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, परेशान क्यों हो? नहीं, किसने कहा मैं परेशान हूं? अक्षत ने हड़बड़ाते हुए कहा। आशु, तुम परेशान हो? ये हाथ पर चोट कैसे लगी? सोमी जीजू ने पूछा। फिसल गया था, अक्षत ने झूठ कहा। लेकिन सोमी जीजू सच जानते थे। उन्हें पता था कि किसी और का गुस्सा अक्षत ने फिर खुद पर निकाला है। उन्होंने अक्षत की तरफ देखा और कहा, क्या चल रहा है मन में? अक्षत ने एक नजर सोमी जीजू को और फिर सामने देखते हुए कहने लगा, समझ नहीं आता जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। जो दोस्त है वो दुश्मन से भी बदतर होते जा रहे हैं और दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपनों का बर्ताव गैरों जैसा हो गया है और जो गैर है वो अपना बनने का ढोंग करते नजर आ रहे हैं। जख्मों पर मरहम लगाने वाले हाथों में नमक लेकर घूम रहे हैं और जख्म देने वाले फिर से जख्म देने के इंतजार में हैं। कितने महीनों गुजर गए लेकिन इन आंखों में वो सुकून वाली नींद नसीब नहीं हुई। पेट भरने के लिए खाना खाता हूं लेकिन जो मन भर सके वो दो निवाले नसीब नहीं हुए। रोना चाहता हूं लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहते और जब मजबूत बनने का दिखावा करता हूं तो आंखें भर आती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन कमी भी है। खुशी क्या होती है देखिए, एक अरसा बीत गया। बस इससे आगे कुछ कहूंगा तो शायद रो दूंगा। कहते कहते अक्षत का गला भर आया। सोमी जीजू ने सुना तो उनके सीने में भी मीठा मीठा दर्द होने लगा। अमायरा और मीरा के जाने के बाद इस घर का हर सदस्य कुछ वक्त बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। लेकिन अक्षत आज भी वही था, उसी दर्द में उसी पल में जी रहा था। और यही वजह थी कि अक्षत ना तो मीरा को माफ कर पाया ना ही उसकी यादों को दिल से निकाल पाया। सोमी जीजू खामोशी से अक्षत को देखने लगी। अक्षत ने सोमी जीजू की तरफ देखा तो उन्होंने अक्षत से अपनी गोद में सर रखने का इशारा किया। हमेशा सबके सामने कठोर बनने वाला अक्षत सोमी जीजू के सामने पिघल गया और नम आंखों के साथ अपना सर सोमी जीजू की गोद में रख दिया। सोमी जीजू अक्षत का सर सहलाने लगे। अक्षत भी अपने मन का बोझ उनके सामने हल्का करने लगा और कब बातें करते करते उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोमी जीजू की गोद में सर रखकर सोया अक्षत किसी मासूम बच्चे सा लग रहा था। सोमी जीजू का साथ उसे अपने पिता के होने का एहसास जो दिला रहा था। अक्षत को बहुत गहरी नींद में सोया देखकर सोमी जीजू ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और वहीं बैठे उसके सर को सहलाते रहे। कुछ देर बाद सोमी जीजू को भी नींद आ गई और अक्षत के सर पर हाथ रखकर वे भी अपना एक हाथ गाल से लगाकर सोफे के हत्थे से सर लगाए सो गए। सुबह अर्जुन अपने कमरे से बाहर आया तो सोमी जीजू और अक्षत को हॉल के सोफे पर साथ सोते पाया। उन्हें साथ देखकर सहसा ही अर्जुन को अक्षत की शादी से पहले का वो पल याद आ गया जब अक्षत ऐसे ही मीरा की गोद में सर रखकर सो रहा था। अर्जुन ने अपने फोन से दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर ली और नीचे चला आया। अगली सुबह माधवी जी दूध वाले की आवाज सुनकर घर से बाहर आई। उन्होंने देखा उनके घर के बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी, साथ ही गाड़ी से पीठ लगाकर विकी खड़ा था। माधवी ने जब विकी को अपने घर के बाहर देखा तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी भवें तन गई। दरअसल विकी यहाँ किसी और काम से कुमार के साथ आया था, लेकिन माधवी को लगा विकी यहाँ छवि के लिए आया है। उन्होंने दूध का बर्तन अंदर रखा
और वापस आकर विकी के सामने खड़ी हो गई। वे गुस्से से बस विकी को घूरे जा रही थी। विकी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, माधवी जी ने गुस्से से कहा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुम यहां तक चले आए? आखिर चाहते क्या हो तुम? माधवी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग चले आए। विकी ने माधवी को समझाने की कोशिश की और कहा, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं यहाँ किसी काम। तू यहाँ किस काम से आया है ये हम सब जानते हैं। मोहल्ले के एक लड़के ने विकी के कॉलर पकड़ते हुए कहा। मेरी बात सुनिए, विकी ने कहना चाहा, लेकिन इतने में मोहल्ले के एक अंकल ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, कानून तो तुझे सजा नहीं दे पाया, लेकिन हम लोग तो हैं। कहते हुए वहां जमा लड़के और विकी पर टूट पड़े। कुछ दूर खड़ा कुमार मुस्कुराते हुए ये तमाशा देख रहा था और फिर वह घर के अंदर चला गया। शोर शराबा सुनकर छवि बाहर आई। जब उसने देखा मोहल्ले के लोग विकी को बुरी तरह से मार रहे हैं तो वह दौड़कर आई और सबको विकी से दूर करते हुए कहा, रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कहती हूँ रुक जाइए। छवि को वहां देखकर सब विकी से दूर हो गए और एक आदमी ने माधवी से कहा, ये लो माधवी बहन, तुम्हारी अपनी बेटी खुद इस दरिंदे को बचा रही है तो हम कौन होते हैं इसे सजा देने वाले? चलो रे भाई लोग। सभी एक एक करके वहां से चले गए। सड़क पर गिरा विकी खांस रहा था। छवि ने देखा उसके होंठ से खून निकल आया था और कपड़े भी मिट्टी में हो चुके थे। छवि को विकी की ओर देखते पाकर माधवी ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। जाते जाते छवि की नजरें विकी से जा मिली। सुबह सुबह अपने कमरे में बैठी सौंदर्या डायरी के पन्ने पर कुछ लिखती और फिर पन्ना फाड़कर झुंझलाते हुए फेंक देती। ऐसा करते हुए उसने डायरी के आधे से ज्यादा पन्ने फाड़कर फेंक दिए थे, जो कि कमरे में यहाँ वहां बिखरे थे। सौंदर्या के चेहरे से उसकी झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। मंजू सौंदर्या की चाय लेकर उसके कमरे में आई। उसने कागज बिखरे देखे तो कहा, मैडम ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो पूरा कचरा फैला दिया। तुम जाकर अपना काम करो। अच्छा सुनो, सौंदर्या ने कहा। जी मैडम। मंजू ने पलटकर कहा, मीरा उठ गई? सौंदर्या ने पूछा। मीरा मैडम तो कब की उठ गई और बाहर भी चली गई। मंजू ने कचरा उठाते हुए कहा। बाहर गई है? लेकिन कहां? सौंदर्या ने हैरानी से पूछा, क्योंकि आज से पहले मीरा सौंदर्या को बताए बिना घर से बाहर नहीं गई थी। मुझे नहीं पता मैडम, मंजू ने कहा। ठीक है तुम जाओ, सौंदर्या ने कहा। मंजू वहां से चली गई। सौंदर्या सोच में पड़ गई। उसने डायरी बंद कर दी और बड़बड़ाई, आखिर इतनी सुबह मीरा कहाँ गई होगी? कहीं वो अक्षत से मिलने तो नहीं गई है? कुछ भी करके मुझे पार्टी से पहले मीरा को अक्षत से मिलने से रोकना होगा। वो अक्षत व्यास वैसे भी गर्म दिमाग का गुस्से वाला आदमी है। एक बार उसके सामने मीरा किसी और की हो जाए फिर उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। सौंदर्या उठी और कमरे से बाहर चली आई। मीरा सुबह सुबह गाड़ी लेकर घर से निकल गई। वह कहां जा रही थी ये बात उसने किसी को नहीं बताई, सौंदर्या को भी नहीं। बीती रात ही एक मीरा को अजनबी का फोन आया जिसने मीरा को एक जगह आने को कहा। दरअसल वह मीरा को अमायरा की मौत से जुड़ा राज बताना चाहता था और मीरा यही जानने सुबह घर से निकल गई। मीरा के जीवन में कौन सी नई मुसीबत आने वाली थी ये तो मीरा नहीं जानती थी, लेकिन अमायरा की मौत का सच वह जानना चाहती थी। कुछ देर बाद मीरा की गाड़ी सिरपुर झील के पास आकर रुकी। सुबह सुबह मौसम काफी खराब था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मीरा ने चारों तरफ देखा लेकिन उसके अलावा वहां कोई नहीं था। हवा से मीरा के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और साड़ी का पल्लू भी हवा में उड़ रहा था। मीरा खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसने आवाज दी, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इतनी सुबह मीरा के अलावा वहां कोई नहीं था। मीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अगले ही पल बाइक की आवाज मीरा के कानों में पड़ी। मीरा ने जैसे ही पलटकर देखा, बाइक सवार ने उसकी गाड़ी के बोनट पर एक बॉक्स रखा और वह वापस चला गया। मीरा भागते हुए गाड़ी के पास आई, लेकिन वह आदमी वहां से जा चुका था। मीरा गाड़ी के पास आई
उसने धड़कते दिल के साथ बॉक्स को खोला। उसमें एक बहुत ही कीमती लेकिन पुराना हाथ का कड़ा रखा था। मीरा ने उस कड़े को उठाया और देखा तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कड़ा अमर प्रताप सिंह का था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या मायरा की मौत के पीछे है अमर प्रताप का हाथ? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।